जनवरी सन 1971 की एक कहानी सुने। इंडियन एयरलाइंस का एक जहाज़ जिसका कि नाम गंगा है, जिसको कि श्रीनगर से जम्मू जाना था, इसको दो भाई कुरैशी ब्रदर्स ने इसको अगवा किया। जो ये कुरैशी ब्रदर्स जुड़े हुए थे नेशनल लिबरेशन फ्रंट से, जो कि जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए काम कर रहा था। उन्होंने इस जहाज़ को अगवा किया और इसको लेकर पाकिस्तान चले गए, लाहौर लेके चले गए। वहाँ सारे पैसेंजर्स को उतारा गया और उसके बाद इसको जो है आग के हवाले कर दिया गया। पूरे पाकिस्तान में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। यहाँ तक कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इन दोनों भाइयों को खूब इनामों से नवाजा। इसके नतीजे में हिंदुस्तान ने ये किया कि अपना एयर स्पेस बंद कर दिया पाकिस्तान के लिए, और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में कम्युनिकेशन गैप बहुत बढ़ गया। और ये एक बहुत बड़ी वजह साबित हुई बाद में 1971 में पाकिस्तान के हार की। इन इन सारी कहानियों के बाद में ये मालूम चला कि इन दोनों भाइयों को पाकिस्तान ने जेल में बंद कर दिया। वजह उसकी ये थी कि जिसे वो अपना आदमी समझ रहे थे, वो असल में हिंदुस्तान का आदमी निकला। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का एक मकसद है। मकसद ये है कि आलमी सतह पे बहुत सारी चीज़ें जो हो रही होती हैं, ब्लैक एंड वाइट में नहीं होती हैं। बहुत सारी चीज़ें पर्दे के पीछे चल रही होती हैं, जो हमें और आपको नज़र नहीं आती है। हमारे अंदर अपने आप को क्रिटिकल एनालिसिस डेवलप करने की आदत डालनी चाहिए कि कौन क्या कर रहा है और पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। इसको हमेशा जो है सोचने समझने की अपने अंदर सलाहियत पैदा पैदा करनी चाहिए। दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं इसराइल पैलेस्टीन के जो अभी जो हालात हैं, उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमास ने जो किया अभी अभी से एक हफ्ते पहले, उसके पीछे दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो ये कि एक आम फ़िलिस्तीनी जो कि तंग आ चुका था, हर दिन हर पल जो वो घुट-घुट के मर रहा है, उससे वो तंग आ चुका था। उसके ह्यूमन राइट्स की कोई वैल्यू नहीं थी। जिस तरह से फ़िलिस्तीनियों को दबाया गया है, हमें नहीं लगता है किसी और कौम को इतने दिनों तक दबाया गया हो, कि अपने ही घर में आपको बेगाना बना दिया गया हो। तो एक तो ये बात समझ में आती है कि इसके नतीजे में इतनी बड़ी कार्रवाई की है हमास ने। इसकी एक दूसरी वजह भी होती है। हमास की इस कार्रवाई को एक दूसरे नज़रिए से भी देखा जा सकता है। इसको पूरी तरह से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस पे भी ज़रा गौर फरमाएं। एक म्यूज़िक फेस्टिवल होना है इसराइल के अंदर में। अचानक लास्ट मोमेंट पे इसका वेन्यू चेंज किया जाता है और इसको गाज़ा बॉर्डर से करीब कर दिया जाता है। अब ये गाज़ा बॉर्डर से चंद किलोमीटर पे एक बड़ा म्यूज़िक फेस्टिवल हो रहा है, जहाँ पर के पूरी दुनिया के लोग मौजूद हैं। एक बड़ा म्यूज़िक फेस्टिवल। दूसरा, इज़राइल फ़िलिस्तीन बॉर्डर को कहते हैं कि दुनिया के चंद बॉर्डर्स में से हैं जहाँ पर के सर्विलेंस बहुत ज़्यादा है। कहते हैं परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। वैसे हालात में अचानक इतने सारे पैराग्लाइडर्स का उड़ के वहाँ पर आना और अचानक आके लोगों को जो है मार देना। इज़राइल और पे जो फेंसिंग है, जो उसको अचानक बुलडोज़र लेके उसको जो है कुछ लोग उसको तोड़ रहे हैं। ये बात थोड़ा-सा गले से नहीं उतरती है कि जिसका इंटेलिजेंस इतना सख्त हो, इतना स्ट्रॉन्ग हो, कैसे जो है इस तरह का वाक़या पेश आ सकता है। बहुत सारे अखबारात ने ये सवाल किए भी, इवन बीबीसी, अल जज़ीरा ने ये सवाल उठाया। यहाँ तक कि इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा कि हम बहुत दिनों से वार्निंग दे रहे थे इज़राइल को कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। तो क्या ये एक डेलिब्रेट इंटेलिजेंस फेलियर था? यानी कि इज़राइल ये चाह रहा था कि ऐसा कुछ हो जाए, और क्यों चाह रहा था वो? अब ज़रा से इसके नतायज पे ज़रा गौर करें। देखिए नतीजे नतीजे किसके फ़ेवर में जा रहे हैं इसके बाद। नेतन्याहू अपनी ज़िंदगी का सबसे ख़राब वक्त गुजार रहा है इस वक्त इसराइल के अंदर में। अपोजिशन उसके पूरे खिलाफ है, उसके ऊपर बहुत सारे करप्शन चार्जेस हैं, उसके जेल तक जाने की बात हो रही थी। अचानक उसे एक नई ज़िंदगी मिल गई। नेतन्याहू ने हमेशा जो है रूल किया है, वो इस अपने आप को स्ट्रॉन्ग मैन दिखा के, अपने आप को इस आयरन मैन की तरह प्रेजेंट करके, यहाँ पर उसे दोबारा एक मौका मिला है अपने आप को, अपने इमेज को बदलने का। तो एक तरह से गोया उसको एक दोबारा पॉलिटिकल ज़िंदगी मिली। इसराइल का हमेशा से एक ख्वाब रहा है कि गाज़ा को जो है अपने कब्जे में कर लिया जाए, जिसको कहते हैं ग्रेटर इसराइल का एक हिस्सा बनाया जाए। जो हालात जा रहे हैं इसराइल में, ऐसा लगता है कि ये ग्रेटर इसराइल की तरफ मूव कर रहा है। उन्होंने गाज़ा को लगभग प्लेन में तब्दील कर दिया है। भई ये एक जेनोसाइड है, इस बिल्कुल जेनोसाइड हो रहा है। तीसरा नतीजा अमेरिका से रिलेटेड है। इस टाइम मिडिल ईस्ट में चाइना और रशिया का रोल काफ़ी बढ़ा है, बल्कि ईरान और सऊदी अरबिया जो कि दो बड़े पावर हैं इस इलाके के, दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने वाला चाइना है, जिसको हमेशा अमेरिका ने लड़ा के रखा है। तो अमेरिका को ये बात नागवार गुजरी है। इसीलिए आप एक चीज़ ये गौर कर रहे होंगे कि जैसे ही ये वाक़या पेश आया है, अमेरिका ने पूरी तरह से सपोर्ट किया इसराइल का। वो एक बार भी ये बात नहीं कर रहा है कि 2 मिलियन लोगों का खाना बंद है और पानी बंद है, बिजली बंद है। हमेशा जो कि अमेरिका जो है ह्यूमन राइट्स के चैंपियनशिप होने का दावा करता है, बिल्कुल खामोश है।
इस बारे में। और इसराइल के साथ इस वक्त यूरोपियन यूनियन, इंग्लैंड, अमेरिका, सारी जो ताकतें हैं, वेस्टर्न ताकतें हैं, वो बिल्कुल खड़ी हैं अंधों की तरह, इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए कि किस तरह से जिनोसाइड चल रहा है गाज़ा के अंदर में। तो इसको ज़रा इस पहलू से भी देखा जा सकता है। और आप देखें कि फ़ौरन अमेरिका ने, जबकि इसराइल अपने आप में बहुत बड़ा पावर है, उसके बावजूद अमेरिका ने उधर से 2 जहाज़ अमेरिका के आ गए हैं, इंग्लैंड भी अपने जहाज़ भेज रहा है। तो मिडिल ईस्ट के अंदर में वेस्टर्न पावर्स का के एक वेस्टर्न पावर्स की जो मौजूदगी जो कम हुई थी, उसको और बढ़ाना भी इसका एक मकसद हो सकता है। ये 3 नतायज हैं तो 3 बड़े नतायज जो इस वाक़ये के बाद पेश आ सकते हैं, वो ये कि फ़िलिस्तीनियों का जो जेनोसाइड, दूसरा ग्रेटर इज़राइल की तरफ इज़राइल का बढ़ना, और तीसरा वेस्टर्न पावर्स की जो इस टाइम जो मिडिल ईस्ट में जो कमी जो नज़र आ रही थी, क्योंकि चाइना और रशिया इस टाइम हावी थे मिडिल ईस्ट के ऊपर, तो दोबारा से वेस्टर्न पावर्स को दोबारा से पावर देना मिडिल ईस्ट में, ये तीनों मकसद हो सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी बताने का, ये बातें डिस्कस करने का मकसद सिर्फ एक है कि अपने अंदर क्रिटिकल एनालिसिस डेवलप करने की सलाहियत पैदा करी जाए। क्योंकि मुसलमानों की एक बहुत बड़ी कमी होती है कि वो चीज़ों को बिल्कुल एक ही तरह से देखते हैं, उसके बाकी पहलुओं पर भी हमेशा हमको गौर करना चाहिए। बाकी अगर कोई बात आप लोगों को बुरी लगी हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। शुक्रिया।